Hello guys, welcome to my YouTube channel Forbidden Classes for UGC NET Public Administration. Uh, Myself VP Sir, VAMA in Public Administration, UGC NET qualified twice in June 25 and December 25 sessions, and now pursuing MBA Finance and HR dual edge specialization. So, have you ever think why do government fails even when they have a good officers? So answer is it is not a corruption. It is a lack of coordination. So our today's topic is coordination. In public administration, coordination means bringing together different departments to work toward a one common goal. Without coordination, finance works separately, home department works separately, health works separately, result chaos. देखिए कोऑर्डिनेशन अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ, वर्क्स डिपार्टमेंट हुआ, सब लोग क्या करेंगे अपना सेपरेट सेपरेट काम करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? चायोस होगा। कोई भी अगर एक स्कीम है उसका आउटपुट नहीं मिलेगा हमें क्योंकि सब डिपार्टमेंट का क्या होगा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होंगे। सब लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे ना कि किसी एक गोल के लिए। सो coordination is must required for organization in public administration. So coordination is the one of the important principle of administration जो कि हेनरी फेवल के 14 प्रिंसिपल है उसमें से कोऑर्डिनेशन एक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है अकॉर्डिंग टू मुने। देखिए जो मुने ने क्या बोला कि कोऑर्डिनेशन इज द first principle of organizations and include within itself all other principles which are subordinate to it and through which it operates। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ रखा है कि विच इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस पॉइंट को आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू आ रखा है। कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गिवन बाय मुने, गिवन बाय मुने। ये भी पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा बेसिकली, इसलिए इससे पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही है। क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के 14 प्रिंसिपल है गिवन बाय हेनरी फेवल, जिसका फर्स्ट प्रिंसिपल है कोऑर्डिनेशन, उसको मुने ने बोला है कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। क्या? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इसके बाद सारे जो प्रिंसिपल है उसको कोऑर्डिनेशन खुद में मतलब कि समाहित करता है, सबऑर्डिनेट करता है, थ्रू विच इट ऑपरेट। देखिए अब क्या है, ओनली अ मीन्स नॉट एन एंड। देखिए कोऑर्डिनेशन क्या है, एक प्रकार से एक मीन्स है कि वो गोल अपने आप में गोल नहीं है। क्योंकि देखिए अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो इसका ये कन्फर्मेशन नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि हमें कोऑर्डिनेशन से आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। बट कोऑर्डिनेशन क्या है? हमारा एक प्रोसेस है, इसीलिए यहाँ बोला गया कि ओनली अ मीन्स नॉट एन इन इटसेल्फ। Coordination is one of the most essential principle of organization and administrations. Without coordinations, even well-designed structures fail to achieve objective। देखिए ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इवन वो ऑर्गेनाइजेशन वेल डिजाइंड हो, वेल स्ट्रक्चर्स हो, तो भी वो अपने ऑब्जेक्टिव को क्या होगा? फेल हो जाएगा फुलफिल करने में। इसलिए दैट्स वाई coordination is a must important in organization to achieve a desired goal set by the management. So now see the meaning of coordination. Coordination means harmonizing the activities of the different individuals and departments to achieve a common organizational goals. This is the meaning of coordinations. Meaning of coordination means harmonizing, synchronizing, simply say that aiding the efforts of different departments to get a desired outputs। बेसिकली ये सिंपल मतलब है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इन सारे डिपार्टमेंट के आउटपुट को ऐड करके एक फाइनल आउटपुट पाना जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको पाना, यही बेसिकली हमारा क्या है? कोऑर्डिनेशन है।
तो उस आउटपुट को पाने के लिए हमें जो भी स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स को एक में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इसीलिए बेसिकली एक पॉइंट दिया गया है, कोऑर्डिनेशन इज यूनिटी ऑफ एक्शन। तो मे बी ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है, यूनिटी ऑफ एक्शन दे दे और कोऑर्डिनेशन दे दे क्वेश्चन में, और ऑप्शन में यूनिटी ऑफ एक्शन, और ऐसे तीन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दे देगा। तो डोंट बी कंफ्यूज, कोऑर्डिनेशन इज यूनिटी ऑफ एक्शन। अगर यूनिटी ऑफ एक्शन है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन है। देखिए, इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस, ये मैंने बता दिया। इट अवॉइड डुप्लीकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डुप्लीकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, देखिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट अपना सेपरेट काम कर रहे हैं, बट इन कोऑर्डिनेट विथ adjacent department. That's why it avoids the duplication and conflicts. It integrates efforts. Coordination integrates effort by the different departments of organization to get a desired output. Now see the definition of coordination by different scholars. Here first Henry Fayol. See what Henry Fayol say. Coordination means harmonizing all activities of a business to facilitate its working and success. Here Henry Fayol said that the coordination means harmonizing all activities of a business, means that all activities of different departments of the organization to facilitate its working and success. And now see the Mary Parker Follett. Coordination is the reciprocal relating of all factors in a situations. Reciprocal relating means that mutual understanding. Mutual. Reciprocal means mutual. Here two departments both are mutually coordinate with each other. That's why we get a desired output. One side coordination is not required. Here he said that both side coordination is required. That's why we get a desired output set by the management in an organization. Here Mary Parker Follett say that coordination is the reciprocal relating of all factors in a situations. Now see what Luther Gulick say. Luther Gulick, coordination is inherent in post-corp function of administration. Post-corp is the function of management. Here planning, organizing, staffing, directing, coordinating देखिए ये जो कोऑर्डिनेटिंग है ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे मैनेजर के फंक्शन है। तो हियर लुथर गुलिक ने उसको भी इनहेरेंट बताया कि ये फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का है। WH न्यूमैन ने क्या बोला है कि कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इफर्ट्स टू प्रोवाइड द प्रॉपर अमाउंट, टाइमिंग, डायरेक्टिंग ऑफ एग्जीक्यूशन रिजल्टिंग इन हार्मोनियस एंड यूनिफाइड एक्शन टू अ स्टेटेड ऑब्जेक्ट। देखिए WH न्यूमैन ने बेसिकली बताया कि कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। कोऑर्डिनेशन होने से क्या होगा, हम किसी भी टास्क जिसको एग्जीक्यूट करें उसको प्रॉपर टाइमिंग दे पाएंगे, उसको डायरेक्ट कर पाएंगे, मतलब कि गाइड कर पाएंगे। दैट्स वाई वी गेट अ यूनिफाइड एक्शंस टू अ स्टेटेड ऑब्जेक्ट, मीन्स दैट जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट होगा उसको पाएंगे। देखिए कोऑर्डिनेशन का तो बेसिकली जो मतलब है वो सेम है, बट डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर ने अपने हिसाब से अपने पर्सपेक्टिव से उसके फीचर्स को लेके, उसके गोल्स को लेके, उसके डिफिनेशंस को लेके एक स्टेटमेंट दिया है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछ लेता है। सो हैव अटेंशन हियर। नाउ से व्हाट जेडी मिलेट से, coordination is the orderly arrangement of group effort to provide unity of action to achieve the purpose of the undertaking. Undertaking means organization, government sector, whatever you say. So here J.D. Millett said coordination is the orderly arrangement. Orderly arrangement means synchronizing the efforts of individuals in collective to get a desired actions, unity of actions of a organization is the due to coordination. Now see the conclusion of all these definitions. The above definition make it clear that coordination is a much more than cooperation. Now see the conclusion. The above definition make it clear that coordination is much more than cooperation. According to Terry, coordination is, now see
difference between coordination and cooperation. So what Terry said, according to Terry is a scholar. According to Terry, coordination is synchronization of effort, while cooperation is the collective actions of one person with another. Now see the nature of coordination. So nature of coordination is a continuous process. So our coordination should be continuous, not a static. Pervasive function, integrative mechanism, responsibility of every managers, both वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। देखिए बेसिकली बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का क्या नेचर है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन क्या है, बेसिकली ये ऑलवेज होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के इनिशियल से लेके उसके लास्ट तक, जब तक उसका आउटपुट नहीं मिलता तब तक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और ये क्या है, एक फंक्शन है। बेसिकली हियर परवेसिव मीन्स वास्ट फंक्शन। So coordination is a vast function. Integrative mechanism. Coordination is a integrative mechanism, means that integrate means aiding the effort of different organization. Responsibility of every manager. So in organization coordinate the different department to each other is the responsibility of a managers. How he coordinates his technique. And the coordination will both vertical and horizontal. C. Coordination between manager and employee, and coordination between same employee, that is called vertical coordination, and this is called horizontal coordination. When coordinating with same level is called horizontal coordination, when different level vertical coordinations. Need for coordinations. What is the need for coordination in organization? So see, division of labor creates specializations. देखिए जो अगर हमारे डिपार्टमेंट में क्या है कि डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, और उन डिफरेंट डिवीजन में हमारे क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, डिफरेंट ट्रेड के होंगे, डिफरेंट स्किल्स के होंगे। तो उसमें क्या होगा, एक डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट्स स्पेशलाइजेशन। तो उनमें क्या होगा, एक कन्फ्लिक्ट हो जाएगा अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन क्या होगा, रिक्वायरमेंट है कि उनके बीच एक दूसरे के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखे। प्रिवेंट डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करेगा। इंश्योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स दैट वन प्लान वन एक्शन वन प्लान। एक ही प्लान को अचीव करने के लिए सारे डिपार्टमेंट क्या करें, इफर्ट लगाए। दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो टू फॉलो द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ इफर्ट्स। देखिए डुप्लीकेशन ऑफ इफर्ट मीन्स दैट इफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इनिशियली कोऑर्डिनेट विथ each others, so they easily get the required desired objective of the organization. So it avoids the duplication of work and necessary for large organization. देखिए ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत ही बड़ा है तो वहाँ पे क्या होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा एक दूसरे डिपार्टमेंट का, तो क्या होगा, एफिशिएंसी नहीं आएगी। टाइम से हमें जो प्रोडक्ट बनाना होगा, जो स्कीम्स है वो सब क्या है, फुलफिल नहीं कर पाएंगे। Now see the examples. In district administration, police, health, revenue, development departments must work together during disaster management. देखिए बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए अगर कोई फ्लड वगैरह आया है, उस फ्लड वगैरह में अगर हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट अगर एक साथ नहीं काम करेंगे तो हमें क्या होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट को नहीं हो पाएगा। देखिए अगर हमारा फ्लड वगैरह है तो पुलिस डिपार्टमेंट काम करेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट काम करेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट मिलके काम करेंगे। दैट तभी तो हम क्या होगा, डिजास्टर से लड़ पाएंगे, तभी एक वेल डिजास्टर मैनेजमेंट होगा। नाउ सी द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस। अब देखिए कोऑर्डिनेशन किस किस टाइप के होते हैं उसको बेसिकली देखना है। तो देखिए बहुत ही ईजी है, इसमें आप बस कॉल कंसेप्ट बना लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। और कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। इंटरनल कोऑर्डिनेशंस देखिए हमारा, देखिए इसके लिए आपको एक प्यारा सा मैं एग्जांपल देता हूँ।
ये ऑर्गेनाइजेशन ए है, ये ऑर्गेनाइजेशन बी है। ठीक, अब इसके बीच में हमारा एक्स वाई जेड ए डिपार्टमेंट्स है इस ऑर्गेनाइजेशन ए के, और पी क्यू आर, पी क्यू आर हमारे डिपार्टमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन बी के। तो बेसिकली आप एग्जांपल समझ लिए। अब इसको देखिए बताते हैं। अब इंटरनल कोऑर्डिनेशन क्या है। इंटरनल कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर हम कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, ऑर्गेनाइजेशन ए के ही जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनमें हम अगर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इंटरनल, तो क्या होगा, हमारा इंटरनल कोऑर्डिनेशन होगा। और इसको क्या बोलते हैं, हमारा फंक्शनल कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। सो एमसीक्यू, फंक्शनल कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड इंटरनल कोऑर्डिनेशन व्हेन कोऑर्डिनेशन इज डन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन of different department is called internal coordination. And external coordination outside the organization, coordinating the activities of various organization unit। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ए को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बी से, तो हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। जैसे देखिए, अगर हमारा देखिए ऑर्गेनाइजेशन ए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ए कोई केमिकल बना रहा है और ऑर्गेनाइजेशन बी कोई सोप बना रहा है, तो उस सोप बनाने के लिए केमिकल चाहिए, तो वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बी क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा उस केमिकल को टाइमली फैसिलिटेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बी में। दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन बी कैन मेक अ प्रोडक्ट easily and in a time, so that it coordinate with organization A for requirement of the raw materials, whatever you can say. So it is called external coordination. C, with NGO, private sector, civil society, and it is also called structural coordination. So point to be remembered, internal coordination is called functional coordination, external coordination called structural coordinations। देखिए, हमारा कोई भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट है तो गवर्नमेंट स्कीम के जरिए आप समझिए एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन क्या होता है। समझिए, कोई भी गवर्नमेंट लॉन्च करता है कि आवास योजना लॉन्च करता है, गवर्नमेंट आवास योजना के तहत जो गरीब है उनको, पुअर लोग को घर दिया जाएगा। तो घर क्या गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे देगी किसी प्राइवेट कंपनी को कि आप घर बनवाइए, मैं आपको इतना पैसा दूंगा। तो क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू स्कीम आया है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू कोलेबरेट कर रही है, कोऑर्डिनेट करके घर बनवा रही है, बिल्डिंग बनवा रही है पुअर पीपुल के लिए। तो यहाँ क्या हुआ, हमारा एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन हुआ। नाउ सी द वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। वर्टिकल कोऑर्डिनेशन ये भी आप इजीली आप समझ जाएंगे। देखिए एग्जांपल लीजिए, हमारा कोई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री है, एमओडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। ठीक, अब मिनिस्ट्री के अंदर क्या होता है, देखिए एक क्रम देखिए, जो मिनिस्ट्री के बाद हमारा क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है, उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर डिपार्टमेंट्स के बाद क्या होगा, विंग होगा, विंग के बाद क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद हमारा होगा ब्रांच, ब्रांच के बाद सेक्शन। ये देखिए लेवल्स हैं। सबसे मिनिस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री के अंदर ये सारे होंगे, पहले डिपार्टमेंट्स हो गए, डिपार्टमेंट के बाद जो छोटा यूनिट होगा वो विंग होगा, विंग से जो छोटा यूनिट होगा डिवीजन होगा, डिवीजन से छोटा यूनिट ब्रांच, ब्रांच से वो छोटा यूनिट सेक्शन। सो इतना आप सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या है, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन क्या है, बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल्स। देखिए, अगर हायर और लोअर डिपार्टमेंट एंड विंग के बीच अगर कोऑर्डिनेशन हो रहा है तो हमारा क्या हुआ, ये देखिए वर्टिकल कम्युनिकेशन हो रहा है ना, तो क्या हुआ, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा है। वेयर एज हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स एट द सेम लेवल। देखिए, ए विंग अगर किसी और विंग अपने सेम लेवल पे कोऑर्डिनेट कर रहा है किसी और विंग से, देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में क्या हुआ, 2 विंग हो गए, 3 विंग ऐसे भी तो हो सकते हैं, तो अगर उनमें अगर कोऑर्डिनेशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, हमारा हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन हो रहा है।
सो आई होप ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ सी द प्रोसीजरल कोऑर्डिनेशन एंड सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशन। देखिए बेसिकली प्रोसीजरल कोऑर्डिनेशन को हर्बर्ट साइमन ने दिया है, हर्बर्ट साइमन ने बताया है, और उसका क्या है, इट्स सेल्फ डिफाइन द पैटर्न ऑफ फॉर्मल रिलेशंस अमॉन्ग इट्स मैकेनिज्म। देखिए प्रोसीजरल कोऑर्डिनेशन क्या होगा कि ये अपने आप में खुद अपना एक फॉर्मल स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा कि इसको कैसे कोऑर्डिनेट करना है। तो बेसिकली हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया कि ये खुद में एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा कि कोऑर्डिनेशन कैसा होगा। बेसिकली उसमें एक प्रोसीजर होगा, तो इसलिए उसको प्रोसीजरल कोऑर्डिनेशन बोला गया है। नाउ सी द सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशंस, तो कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी कंटेंट होगा, जो भी गो प्लान्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन किया जाता है तो उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशंस। नाउ सी द टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस, टेक्निक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशंस। सो फर्स्ट टेक्निक इज द हियरकी। देखिए अब कोऑर्डिनेशन किस किस टेक्निक से अचीव किया जाएगा, बेसिकली उसको लेके बताया गया है। तो पहला क्या है, हियरकी, क्लियर चेन ऑफ कमांड होना चाहिए। और देखिए हियरकी क्या है, क्लियर चेन ऑफ कमांड है। यहाँ पे हमारा क्या है, मैनेजर है, सबॉर्डिनेट है, एंड सारे इंप्लॉइज होंगे, चेन ऑफ कमांड है। तो यहाँ से यहाँ हियरकी फॉलो हो रही है और चेन ऑफ कमांड भी दिया जा रहा है। तो बेसिकली अगर चेन ऑफ कमांड सही से फॉलो हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। तो एक टाइप हो गया, हियरकी हमारा क्या होगा, एक टाइप हो गया कोऑर्डिनेशन का। एंड सेकेंड वन इज रूल्स एंड प्रोसीजर्स। रूल्स एंड प्रोसीजर्स भी एक क्या है, ये भी एक टेक्निक्स है कोऑर्डिनेट करने के लिए। अगर देखिए हम कोई भी प्लान बना रहे हैं, रूल्स बना दिए कि डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी का सपोर्ट करेगा, ये पहले से मैंने एक प्लान में लिख दिया, एक रूल्स बना दिया। तो उस रूल के थ्रू भी डिपार्टमेंट ए और बी क्या करेंगे, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे। दैट इज कॉल्ड टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नाउ थर्ड इज अ प्लानिंग। प्लानिंग भी अगर हम कर रहे हैं अच्छे से, कि अगर हम मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है, उसकी स्कीम में हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड को अगर हमें कोऑर्डिनेट करना है, तो हमें प्लानिंग पहले से कर लेंगे कि ये तीनों मिनिस्ट्रीज एक दूसरे से कोऑर्डिनेट मिलकर काम करेंगे, कोलेबोरेट करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, एक प्लानिंग हुआ उस डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। तो ये भी एक क्या है, एक टेक्निक हो गया कोऑर्डिनेशन का। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव अलाइन एक्टिविटीज, देखिए बेसिकली इसका यही मतलब है। एंड लीडरशिप, एक लीडरशिप क्या है कि अगर अच्छा लीडरशिप है तो अपने अंडर जितने भी सबॉर्डिनेट होगा उनको कोऑर्डिनेट करके रखेगा। ये भी एक हमारा टेक्निक हो गया। लीडरशिप टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नाउ फिफ्थ इज अ कमिटी। देखिए अब कमिटीज अगर बना रहे हैं तो भी क्या है, कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेंबर है। अगर उनकी एक कमिटी बना दी जाए और उनको एक टास्क दे दिया जाएगा तो दूसरों से मिल के कोलेबोरेट करके काम करेंगे। एंड कम्युनिकेशन, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन फ्लो। अगर देखिए कम्युनिकेशन है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन फ्लो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सही हो रहा है तो सारे डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन जो भी होंगे वो अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे। नाउ सी द कोऑर्डिनेशन इन अ क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरिस्ट बिलीव्ड कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड थ्रू। देखिए जो क्लासिकल थ्योरिस्ट थे, जो हमारे लिंडल, उर्विक, लुथर गुल्लिक, वुड्रो विल्सन, फेवल, ये लोग क्या बिलीव करते थे कि कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड थ्रू यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए अगर यूनिटी ऑफ कमांड है ऑर्गेनाइजेशन में तो कोऑर्डिनेशन होगा। क्यों, क्योंकि हमारे बॉस ने बोल दिया सबॉर्डिनेट ए सबॉर्डिनेट बी के साथ मिलकर ये काम करेगा, तो क्या होगा, वो काम होगा। दोनों लोग कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट अच्छे से करेंगे, उस टास्क को पूरा करेंगे। दैट्स वाई classical theorists believe that coordination is well achieved through unity of commands and hierarchy. Once a well hierarchy level structure is in the organization, so it is also called coordination achieved. Centralization है, discipline है। कोऑर्डिनेशन वाज सीन एज अ स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल। देखिए अब जब ये सब चीज़ें हो रहा है, देखिए बेसिकली कोऑर्डिनेशन कैसे कैसे हो रहा है। बेसिकली देखिए हमारा हायरकी होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। तो बेसिकली अगर ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे बेसिकली एक स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल चीज़ें हो रहा है। बेसिकली क्लासिकल थिंकर लोगों ने जिस प्रिंसिपल को जोड़ दिया था, बेसिकली वो सब चीज़ें हैं। तो दैट्स व्हाई चीज का मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल। नाउ सी व्हाट फॉलेट प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखिए प्रिंसिपल कुछ है जिसमें उन्होंने, फॉलेट जी ने क्या बोला है उसको देखिए। फॉलेट प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस। अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट, कोऑर्डिनेशन शुड बी बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट,
इन अर्ली स्टेज, एज ए रेसिप्रोकल रिलेशन, एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए जो मैरी पॉकर फॉलेट का प्रिंसिपल है कोऑर्डिनेशन का, उन्होंने बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स दिए जिससे कोऑर्डिनेशन होगा और कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। तो बेसिकली वो क्या है, बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। देखिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में फॉलर जी ने क्या बोला कि देखिए अगर हमें कोऑर्डिनेशन करना है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ रैंक और पोजीशन हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए कोई भी टास्क को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली उसे क्या बोलेंगे, अगर हम इरिस्पेक्टिव ऑफ रैंक और पोजीशन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन। बेसिकली ये बताए मैरी पॉकर फॉलेट जी ने पहला प्रिंसिपल दिया कि बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होना चाहिए, सो कोऑर्डिनेशन अचीव होगा। और उन्होंने बताया कि इन अर्ली स्टेज में हमें कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। देखिए अगर कोई भी प्लान बना रहे हैं तो उसमें जितने भी एम्प्लॉय होंगे, स्टाफ लगने वाले हैं, अगर 1 2 3 4 स्टाफ लगने वाले हैं तो उस प्लानिंग के लिए अर्ली स्टेज पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एंड एज ए रेसिप्रोकल रिलेशन, एज ए रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब अगर डिपार्टमेंट ए है डिपार्टमेंट बी है तो दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली कोऑर्डिनेट होने चाहिए, ना कि ऐसा हो कि ओनली डिपार्टमेंट ए कोऑर्डिनेट कर रहा है, डिपार्टमेंट बी कोऑर्डिनेशन नहीं दे रहा है। तो बेसिकली यही यहाँ पे फॉलर जी ने बताया कि एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, रेसिप्रोकल रिलेशन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, जो कि कोऑर्डिनेशन एज ए कंटिन्यूअस होना चाहिए, ना कि रुक रुक क्या मतलब थोड़ा बहुत करके फिर रुक जाए। क्या होना चाहिए, अगर कोई भी हम प्लान सेट कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक, एंड एग्जीक्यूशन से लेके फीडबैक तक होनी चाहिए। एंड नाउ सी लुथर कुलिंग ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू हिम इंटर रिलेटिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्क। देखिए लुथर गुलिक जी ने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो वर्क हैं उनको क्या करना, कोरिलेट करना, इंटर रिलेट करना। एंड क्या होता है बेसिकली उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिए कोऑर्डिनेशन को लेके। तो बेसिकली लुथर गुलिक जी ने बताया कि इंटर रिलेटिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्क एंड ही ओपन दैट साइज एंड टाइम। देखिए साइज एंड टाइम आर द ग्रेट लिमिटिंग फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है या हमें जल्दी या टाइम कुछ ऐसा, ये दोनों चीज़ें क्या है, फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन के लिए। एंड इट मस्ट बी ओन बाई इंटेलिजेंट विगोरस परसिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइज इफर्ट। देखिए कोऑर्डिनेशन को इन्होंने बेसिकली बताया कि अगर इंटेलिजेंस विगोरस एंड परसिस्टेंट एंड सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कोई भी टास्क को तो क्या होगा, एक अच्छा से कोऑर्डिनेशन अचीव होगा। तो बेसिकली इसके लिए उन्होंने 2 चीज़ें बताया, 2 मेथड दिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड डोमिनेंस ऑफ एन आइडिया। देखिए यहाँ पे गुल्लिक जी ने 2 प्राइमरी गोल बताया जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन अचीव किया जा सकता है। तो बेसिकली क्या है ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दैट इज इंटर रिलेटिंग द पार्ट्स ऑफ वर्क थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हियरकी। एंड डोमिनेंस ऑफ एन आइडिया, डोमिनेंस ऑफ आइडिया क्या है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इन द माइंड्स ऑफ पीपुल वर्किंग टुगेदर इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इसका ये मतलब है डोमिनेंस ऑफ एन आइडिया, अगर एक आइडिया बन रहा है तो उसी का डोमिनेंस होना चाहिए और उसी को उस चीज को फुलफिलमेंट करने के लिए सारे इंप्लॉय सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करें। इसलिए बेसिकली बोला कि उस जो आइडिया जो प्लान हो उसका डोमिनेंस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होने चाहिए। तो बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स दिए कोऑर्डिनेशन के लिए लुथर गुलिक जी ने। नाउ सी जेडी थॉम्पसन ही आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पहले प्रिंसिपल देने के लिए बेसिकली इन्होंने पहले 3 टाइप ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज बताए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और वो इंटरडिपेंडेंसी क्या है, पुल्ड इंटरडिपेंडेंस, सीक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंस एंड रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस। सो देखिए पहले ये चीज क्या है, ये तीनों पुल्ड, सीक्वेंशियल एंड रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस क्या है। बेसिकली देखिए इंटरडिपेंड से ही इंटरडिपेंडेंसी बताया गया है। तो बेसिकली 3 टाइप के इंटरडिपेंडेंसी ऑर्गेनाइजेशन में जेडी थॉम्पसन जी ने बताया है। तो पहला जो इन्होंने बताया पुल्ड इंटरडिपेंडेंसी क्या है, तो पुल्ड इंटरडिपेंडेंसी का बेसिकली देखिए अगर हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होंगे और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के क्या होंगे, अपने खुद के कुछ फंक्शंस होंगे और उनके फंक्शन को लेके ही बेसिकली इन्होंने बताया कि पुल्ड इंटरडिपेंडेंस क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस वो डिपेंड करेगा
इंडिविजुअल यूनिट के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, ना कि मान लीजिए जैसे देखिए कोई भी एक यूनिट अच्छा कर रहा है बट अदर यूनिट अच्छा नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन डाउन होगा। इसीलिए थॉमसन जी ने बताया कि पुल्ड इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए, मतलब कि सारी यूनिट, जितने भी यूनिट है, सबका ओवरऑल परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को। सो ये है हमारा पुल्ड इंटरडिपेंडेंस। नाउ सी द सीक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंस। सीक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट इस तरह से ऑर्गेनाइज होने चाहिए कि, और जैसे देखिए ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यहाँ पे ए बी सी डी, ये हमारे क्या हो गए, यूनिट्स हो गए बेसिकली। देखिए हम कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेके देख रहे हैं कि सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सोप प्रोडक्शन कंपनी है, तो इसमें जो यूनिट ए का काम है रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना, यूनिट बी को क्या है, उन रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना, सी का क्या है, पैकेजिंग करना, और डी का क्या है, उनको सेल करना। तो इस तरह से इन्होंने, इसका मतलब सीक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंस का ये मतलब है कि ये सारी यूनिट ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए कि, और यूनिट ए का जो आउटपुट हो वो बी के लिए इनपुट का काम करे, बी को इनपुट का काम करे, और बी का जो आउटपुट हो सी के लिए इनपुट का करे, और सी का जो आउटपुट हो डी के लिए इनपुट का करे, और फाइनल आउटपुट हुआ। बेसिकली इसको बोलते हैं हमारा सीक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंस, की ऑर्गेनाइजेशन में सारी यूनिट ऐसे ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए कि एक यूनिट का आउटपुट दूसरे यूनिट के लिए इनपुट का काम करे। बेसिकली सीक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंस का यही मतलब है। एंड थर्ड वन इज रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस। देखिए बेसिकली रेसिप्रोकल का जो एक क्लियरिटी, एक कंसेप्ट है, वो बेसिकली सीक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंस से ही मिलता जुलता है। तो बेसिकली इसमें इन्होंने ये बताया कि जो ये सारे यूनिट्स है, इनका किसी भी एक यूनिट का आउटपुट किसी भी एक यूनिट के लिए इनपुट का काम करे, इस प्रकार से ऑर्गेनाइज होना चाहिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली रेसिप्रोकल बोला है ना, तो किसी भी यूनिट का इनपुट अगले यूनिट के लिए, आउटपुट अगले यूनिट के लिए इनपुट का काम करे, तो ये होगा रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस। सो ही आल्सो सजेस्टेड 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग टेक्निक्स टू मैच द एबव 3 टाइप ऑफ इंटरडिपेंडेंस। देखिए अब बेसिकली इन्होंने ये 3 टाइप के इंटरडिपेंडेंस बताया ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मैच करने के लिए इन्होंने बेसिकली 3 टेक्निक बताए कोऑर्डिनेशन के टेक्निक के, कोऑर्डिनेटिंग टेक्निक। वो क्या क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन, कोऑर्डिनेशन बाय प्लान, कोऑर्डिनेशन बाय प्लान, कोऑर्डिनेशन बाय म्यूचुअल एडजस्टमेंट। देखिए बेसिकली अगर उस स्टैंडर्डाइजेशन है, कोई एक स्टैंडर्ड्स रूल है, तो भी हमारा क्या है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे सारी यूनिट, और उसी को बता कि एक प्लान के द्वारा ये सारी यूनिट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे। या तो म्यूचुअल एडजस्टमेंट होना चाहिए कि एक दूसरे के से म्यूचुअली एडजस्ट करके अपना कोऑर्डिनेशन बनाए रखें। नाउ सी द हार्लेन क्लीवेन। देखिए हार्लेन क्लीवेन बेसिकली एक टेंशन थ्योरी दिया है, तो बेसिकली एमसीक्यू आ सकता है कि टेंशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, हार्लेन क्लीवेन के द्वारा। तो बेसिकली टेंशन थ्योरी का आपको मैं मोटा बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा नहीं है आपके सिलेबस में। टेंशन थ्योरी का ये मतलब कि देखिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनिट्स है, सारे डिपार्टमेंट है, इस तरह से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता रहता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होता है कि वो इनोवेशन का काम करता है, मतलब एक अच्छा प्रोडक्शन का काम करेगा, एक आइडिया देगा। तो क्या होगा, एक नेचुरल कन्फ्लिक्ट होगा, और वो उसका क्या होगा, आउटपुट इनोवेशन होगा। सो बेसिकली यही बताया है हार्लेन क्लीवलैंड ने। तो इसको क्या बताया इन्होंने, इसको टेंशन थ्योरी बताया है। नाउ सी द लिमिट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। लिमिट ऑफ कोऑर्डिनेशन, अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। देखिए ये क्या है, सब लिमिट्स है। अगर देखिए हमारे ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल जो इम्प्लॉय होगा या तो ग्रुप ऑफ इम्प्लॉयज़ होंगे, उनका फ्यूचर बिहेवियर को पता तो नहीं कर सकते ना कि अभी मान लो कोऑर्डिनेशन अच्छा है, बाद में कोऑर्डिनेशन ना हो। तो बेसिकली ये क्या है, ये सब लिमिट हिंड्रेंस है
कोऑर्डिनेशन के कि अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स एंड लैक ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस एंड विजडम। देखिए अगर हमारे नॉलेज अच्छा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं सही है, अगर उनमें विजडम नहीं है तो क्या होगा, तो भी हमारा कोऑर्डिनेशन क्या होगा, हिंडर होगा, हैम्पर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा अच्छे से। एंड लैक ऑफ प्रॉपर मेथड्स फॉर डेवलपिंग। देखिए अगर अच्छा मेथड्स नहीं है, टेक्निक सही नहीं है, तो भी हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन हैम्पर होगा, कोऑर्डिनेशन सही नहीं होगा। एंड नाउ सी द क्रिटिसिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशंस, ओवर इम्फेसिस ऑन फॉर्मल स्ट्रक्चर। देखिए मैं वही चीज़ बताया ना, ये चीज़ें क्या है यहाँ पे, हियरार्की को ध्यान दिया गया, यूनिटी ऑफ कमांड को ध्यान दिया गया, ये सब चीज़ें ध्यान दिया गया, एफिशिएंसी वगैरह को ध्यान दिया गया। सब एक चीज़ें एक स्ट्रक्चर, ओनली फॉर्मल स्ट्रक्चर पे जोर दिया गया, ना कि इसमें कोऑर्डिनेशन में हमें कभी ह्यूमन बिहेवियर को जोर दिया गया। इस सब चीज़ों को क्या हुआ, निगलेक्ट कर दिया गया। इसीलिए यहाँ बताया गया कि जो कोऑर्डिनेशन है ओनली फॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसीलिए क्रिटिसाइज किया गया कि ओवर इम्फेसिस हुआ, फॉर्मल स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया। डिफिकल्ट इन लार्ज ब्यूरोक्रेसीज। देखिए और जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, अगर ब्यूरोक्रेसीज मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या होगा, अच्छे से नहीं होगा। अगर सारे मान लीजिए कोई भी ब्यूरोक्रेसी है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगी कोऑर्डिनेशन में। तो इनफॉर्मल ग्रुप में रजिस्ट, और देखिए इनफॉर्मल ग्रुप में रजिस्ट। अब देखिए कोई भी इनफॉर्मल ग्रुप बेसिकली यहाँ बोल सकते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग होते हैं, उनका म्यूचुअली क्या होगा, बाउंडेशन अच्छा होगा, तो ये सब चीज़ें क्या होगा, रेजिस्ट होगा। एंड नाउ सी द कंक्लूजन, coordination integrate diverse administrative activities into a unified systems. It is not merely a structural device but a dynamic and continuous managerial function essential for effective governance. देखिए बेसिकली बताया गया कि कोऑर्डिनेशन क्या है, कि बहुत ही इसेंशियल फंक्शन है फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए। मतलब कि हमारा कोई भी गवर्नमेंट के प्रोसेस है, कुछ भी स्कीम है, उसको अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत ही ज़रूरी है। सो आई होप कोऑर्डिनेशन जो टॉपिक है आज का, वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें कुछ जो मैंने एमसीक्यूज बताए, एम्फेसाइज किए, उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इसमें जो कंसेप्ट मैंने दिया उस कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आप अपना यूजीसी नेट एग्जाम अच्छे से दे सकें। सो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, follow this page for daily power revision. Thank you.